एक और नए एपिसोड पुराना होटल में। रात के घने अंधेरे में एक पुरानी जर्जर इमारत खड़ी थी, होटल अंबर। कभी एक समृद्ध और आलीशान होटल हुआ करता था, अब वीरान और भूतिया खंडहर बन चुका था। स्थानीय लोग इस होटल से जुड़ी कई भयावह कहानियां सुनाते थे कि कैसे मेहमान यहां गायब हो जाते थे, अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और रहस्यमय घटनाएं घटती थीं। लेकिन आज एक युवा पत्रकार दिया सच्चाई का पता लगाने के लिए इस डरावनी जगह पर पहुंची थी। दिया की गाड़ी की हेडलाइट्स ने होटल के जंग लगे साइन बोर्ड को रोशन किया। अक्षर धुंधले पड़ चुके थे, पर होटल अंबर अब भी पढ़ा जा सकता था। होटल के सामने बिखरे पत्तों और टूटी खिड़कियों से साफ था कि यहां सालों से कोई नहीं आया था। दिया की सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने अपने कैमरे का स्ट्रैप कंधे पर कसा और गाड़ी से बाहर निकली। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी, मानो होटल खुद ही दिया का स्वागत कर रहा हो। होटल के विशाल दरवाजे के पास पहुंचकर दिया ने एक पल के लिए झिझकते हुए पीछे मुड़कर देखा। सड़क सुनसान थी, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, मानो सालों से बंद था। अंदर कदम रखते ही उसे एक ठंडी और नम हवा ने घेर लिया। दीवारें फफूंदी से ढकी थीं, जमीन पर चूहे दौड़ रहे थे और हवा में धूल के कण नाच रहे थे। रिसेप्शन डेस्क पर एक पुरानी धूल से भरी रजिस्टर पड़ी थी, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। दिया ने अपने कैमरे से चारों ओर की तस्वीरें लेना शुरू किया। हर एक तस्वीर में होटल की भयानकता कैद हो रही थी। जैसे जैसे वह ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ी, अजीब सी आवाजें उसे परेशान करने लगी। दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे, फर्श चरमरा रहे थे और कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। दिया डरी हुई थी, लेकिन साथ ही उत्साहित भी थी। उसे लग रहा था कि वह किसी बड़ी खबर के करीब पहुंच रही है। एक लंबे अंधेरे गलियारे में चलते हुए दिया की नजर एक खुले हुए कमरे पर पड़ी। कमरे के अंदर एक पुराना झूला झूल रहा था, मानो कोई अभी अभी उस पर बैठा हो। दिया ने कैमरे से जूम करके झूले की तस्वीर ली और तभी उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। झूले के पीछे दीवार पर एक खूनी हाथ का निशान था। दिया डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। ये एक बच्चे के हंसने की आवाज थी। आवाज ऊपर से आ रही थी। दिया ने हिम्मत जुटाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। अचानक एक कमरे से तेज रोशनी निकली और दिया की ओर बढ़ने लगी। वह डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन रोशनी तेजी से उसके पास आ रही थी। वह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन रोशनी ने उसे घेर लिया था। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर अंधेरा छा गया। दिया बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका कैमरा उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और उसकी बैटरी खुल गई। अंधेरे में कैमरे की स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर दिखाई दे रही थी, एक धुंधली सी आकृति जो दिया की ओर बढ़ रही थी। जब दिया को होश आया तो वह एक अंधेरे कमरे में थी। चारों ओर सन्नाटा था, सिवाय उसके दिल की धड़कन के, जो डर से तेजी से धड़क रही थी। उसने अपने कैमरे से रोशनी करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रहा था। वह अंधेरे में टटोलते हुए आगे बढ़ी और अचानक उसकी टांग किसी चीज से टकरा गई। जब उसने नीचे देखा तो उसकी चीख निकल गई। एक कंकाल जमीन पर पड़ा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और हड्डियां बाहर निकली हुई थी। दिया डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। वह एक बच्चे के रोने की आवाज थी। दिया ने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। वह एक बड़े हॉल में पहुंची, जहां एक बच्चा अकेला बैठा रो रहा था। बच्चा फटे पुराने कपड़ों में था, उसका चेहरा गंदा और बाल बिखरे हुए थे। दिया उसके पास गई और उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चा रोता ही रहा। अरे छोटे, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? दिया ने प्यार से पूछा। बच्चे ने अपना सिर उठाया और दिया की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। तभी बच्चे की आंखें चमकने लगीं और उसका चेहरा विकृत हो गया। वह एक भयानक राक्षस में बदल गया, जिसके नुकीले दांत और लंबे नाखून थे। दिया डर के मारे वहां से भागने लगी, लेकिन राक्षस उसका पीछा कर रहा था। वह भागते भागते एक कमरे में घुस गई और दरवाजा बंद कर लिया।
राक्षस दरवाजे को पीट रहा था, लेकिन दिया किसी तरह बच गई थी। वह कमरे के एक कोने में सिमट गई और रोने लगी। कमरा पुराना और खंडहर हो चुका था। दीवारों पर पेंट उखड़ रहा था और फर्नीचर धूल से ढका था। दिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो दीवार पर टंगी थी। तस्वीर में एक खुशहाल परिवार था जिसमें एक माँ, पिता और एक बच्चा था। दिया को एहसास हुआ कि यह वही बच्चा था जो अभी राक्षस के रूप में उसका पीछा कर रहा था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की चीख थी। आवाज ऊपर से आ रही थी। दिया डर के मारे कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में बढ़ने लगी। वह एक बड़े कमरे में पहुंची जो एक पुराना डाइनिंग हॉल लग रहा था। कमरे के बीच में एक लंबी मेज थी जिस पर खाने की चीजें सजी थीं। मेज के चारों ओर कुर्सियां लगी थीं और एक कुर्सी पर एक महिला बैठी थी। महिला के बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा डरावना लग रहा था। वह दिया को देखकर मुस्कुराई और अपने पास बुलाने का इशारा किया। दिया डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन महिला की आवाज ने उसे रोक दिया। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूं। महिला ने दिया को एक पुरानी किताब दिखाई जो मेज पर पड़ी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीब सी लिखावट में कुछ लिखा था। महिला ने किताब खोली और एक पन्ना दिया को दिखाया। पन्ने पर एक तस्वीर थी जिसमें एक आदमी एक बच्चे को मार रहा था। यह मेरा पति है, महिला ने कहा। उसने मेरे बच्चे को मार डाला और मुझे भी। अब हमारी आत्माएं इस होटल में कैद हैं। दिया डर के मारे कांप रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी महिला ने फिर से कहा, तुम्हें यहां से जाना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। दिया ने हिम्मत जुटाई और महिला से पूछा, मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूं? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमारी कहानी दुनिया को बताओ, हमें इंसाफ दिलाओ। अगली सुबह दिया को एक अनजान राहगीर ने होटल के बाहर बेहोश पाया। उसके शरीर पर कई चोट के निशान थे। वह उसे पास के अस्पताल ले गया जहां उसे होश आया। जब उसने डॉक्टर को अपनी कहानी बताई तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सब उसे सदमे का शिकार समझ रहे थे। लेकिन दिया जानती थी कि उसने जो देखा था वह सच था। वह होटल के बारे में और जानकारी जुटाने लगी। उसने पुराने अखबारों, स्थानीय लोगों से बातचीत और पुलिस रिकॉर्ड्स की मदद से होटल अंबर के इतिहास के बारे में पता लगाया। उसे पता चला कि होटल का मालिक ठाकुर करण सिंह एक क्रूर और लालची आदमी था। उसने अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए कई लोगों को मारा था, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। ठाकुर की पत्नी रानी पद्मावती एक दयालु और नेक महिला थी। उन्होंने अपने पति के अत्याचारों का विरोध किया था, जिसके कारण ठाकुर ने उन्हें और उनके बेटे को भी मार डाला था। दिया को यह भी पता चला कि ठाकुर की मौत एक रहस्यमयी आग में हुई थी, जिसने पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया था। तब से होटल वीरान पड़ा था और लोगों का मानना था कि ठाकुर, रानी पद्मावती और उनके बेटे की आत्माएं अब भी होटल में भटक रही थी। दिया ने तय किया कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने लाएगी। उसने अपने अखबार के संपादक से बात की, लेकिन उन्होंने इस कहानी को छापने से मना कर दिया। उन्हें डर था कि इससे अखबार की बदनामी होगी। लेकिन दिया हार मानने वाली नहीं थी। उसने अपने कैमरे से ली गई तस्वीरों और अपने द्वारा जुटाई गई जानकारी के साथ एक ब्लॉग पोस्ट लिखा। उसने इस पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर किया और जल्द ही यह वायरल हो गया। लोगों ने इस कहानी को पढ़कर होटल अंबर में हुई घटनाओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कई लोगों ने दिया से संपर्क किया और बताया कि उन्होंने भी होटल में अजीब चीजें देखी और सुनी हैं। कुछ दिनों बाद पुलिस ने होटल अंबर की जांच शुरू कर दी। उन्होंने होटल से कई सबूत इकट्ठा किए, जिनसे यह साबित होता था कि ठाकुर करण सिंह एक हत्यारा था। पुलिस ने ठाकुर के परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की और उन्हें पता चला कि ठाकुर ने अपनी पत्नी और बेटे को मारने की बात कबूल की थी। पुलिस ने होटल अंबर को सील कर दिया और ठाकुर करण सिन्हा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर दिया। हालांकि ठाकुर की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसके अपराधों का पर्दाफाश हो गया था।
दिया की कहानी ने लोगों को होटल अंबर के पीछे छिपे सच से रूबरू कराया। उसने ठाकुर करण सिंह के पीड़ितों को इंसाफ दिलाया और उनकी आत्माओं को शांति दी। अब होटल अंबर भूतों का बसेरा नहीं, बल्कि एक यादगार बन चुका था, जो लोगों को अतीत की भयानकता की याद दिलाता था। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं मिस्टीरियस नाइट्स और आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड हवेली का राज में। सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें पश्चिम की ओर ढलते हुए घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के पीछे ओझल होने लगी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, एक पुरानी विशाल हवेली की परछाई लंबी और डरावनी होती चली गई। हवेली के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ हवा की सनसनाहट और कभी कभार किसी कौवे की कांव कांव ही सुनाई देती थी। दूर कहीं जंगल में भेड़ियों की आवाज मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। हवेली के सामने एक पुरानी जंग लगी लोहे की ग्रिल लगी थी, जिसके पीछे एक लंबा रास्ता हवेली के मुख्य द्वार तक जाता था। एक पुरानी कार की हेडलाइट की रोशनी ने इस अंधेरे में कुछ देर के लिए उजाला किया और कार के इंजन की आवाज के साथ एक नौजवान अरमान कार से बाहर निकला। उसके चेहरे पर थकान के साथ साथ इस नई जगह को देखने की उत्सुकता भी साफ झलक रही थी। अरमान ने अपने भारी बूटों की आवाज के साथ हवेली के मुख्य द्वार की ओर कदम बढ़ाए। उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था, जो इस हवेली की चाबियां थीं। उसने एक चाबी निकाली और दरवाजे के पुराने ताले में लगाई। ताला खुलते ही एक अजीब सी क्रेक की आवाज आई, मानो दरवाजा सालों से नहीं खोला गया हो। अरमान ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर कदम रखा। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से एक ठंडी और पुरानी हवा का झोंका बाहर आया, जिससे अरमान के रोंगटे खड़े हो गए। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। चारों ओर मकड़ी के जाले लगे थे, फर्नीचर पर सफेद चादरें ढकी हुई थीं और हर तरफ धूल ही धूल थी। अरमान ने एक दिया जलाया और हवेली के अंदर घूमने लगा। हर कमरा वीरान और खाली था। सिर्फ टूटे फूटे फर्नीचर और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें ही इस हवेली की कहानी बयां कर रही थी। एक कमरे में अरमान का पैर किसी चीज से टकराया, जिससे एक तेज आवाज हुई। यह एक टूटा हुआ शीशा था, जिसके टुकड़े अब अरमान के पैरों के नीचे बिखरे पड़े थे। अरमान ने घबराकर चारों ओर देखा, पर कोई नहीं था। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो, पर यह सिर्फ उसकी कल्पना ही थी, या शायद नहीं। अचानक उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो, और फिर एक हल्की खौफनाक हंसी की आवाज आई, जो हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अरमान के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने तेजी से अपने पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली का मुख्य द्वार अपने आप बंद हो गया। अरमान अब हवेली में कैद हो चुका था, इस अंधेरी और डरावनी हवेली में, जहां कोई अनजानी शक्ति उसका इंतजार कर रही थी। अरमान समझ गया कि यह सिर्फ एक पुरानी हवेली नहीं है, ये एक रहस्यमयी और खौफनाक जगह है, जहां कुछ अजीब और डरावना होने वाला है। अरमान डर से कांप रहा था, पर उसके मन में जिज्ञासा भी थी। उसने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर आगे बढ़ने लगा। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो किसी ने सालों से सड़ी हुई चीजों को एक साथ जमा कर दिया हो। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें मानो उसे घूर रही हों। अरमान ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ा। सीढ़ियां चरमरा रही थीं, मानो किसी भारी वजन के नीचे दब रही हों। ऊपर का गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक टिमटिमाते हुए बल्ब की रोशनी से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अचानक गलियारे के आखिर में एक खिड़की खुली और तेज हवा का एक झोंका अंदर आया। अरमान ने खिड़की की ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर उसे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी, जो खिड़की के बाहर से अंदर झांक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो अरमान को डरा रही थी। अरमान ने हिम्मत करके उस आकृति की ओर कदम बढ़ाए, पर जैसे ही वह पास पहुंचा, आकृति गायब हो गई। अरमान ने खिड़की से बाहर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और हवा की सनसनाहट।
तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा पर वहां कोई नहीं था। अरमान को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। पर उसे अपने गाल पर एक ठंडी सांस का एहसास हुआ, मानो कोई उसके बिल्कुल पास हो। अरमान डर के मारे चीख पड़ा और भागने लगा। वह सीढ़ियों से नीचे की ओर भागा, पर उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। वह तेजी से हवेली के मुख्य द्वार की ओर भागा, पर दरवाजा नहीं खुला। अरमान ने दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह डर और निराशा से रोने लगा। उसे लगा जैसे वह इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गया है। तभी उसे फिर से वह हंसी की आवाज सुनाई दी, जो अब और भी तेज और खौफनाक थी। और फिर वह फुसफुसाहट, जो अब उसके कान में साफ सुनाई दे रही थी। तुम यहां से नहीं जा सकते अरमान, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। अरमान डर से चीख पड़ा और बेहोश हो गया। अरमान की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं और दिल तेजी से धड़क रहा था। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और कभी कभार बिजली की कड़क से कमरा जगमगा उठता था। वह अब हवेली के एक कमरे में था, पुराने बिस्तर पर पड़ा हुआ। अचानक दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक तेल का दीपक था, जिसकी रोशनी में उसका झुर्रियों भरा चेहरा और भी डरावना लग रहा था। अरमान घबराकर उठ बैठा। चिंता मत करो बेटा, तुम सुरक्षित हो, बूढ़ी औरत ने धीमी और कर्कश आवाज में कहा। मैं इस हवेली की रखवाली करती हूं, तुम्हें यहां अकेले नहीं आना चाहिए था। आप कौन हैं और ये हवेली, यहां क्या हो रहा है? अरमान ने डरते हुए पूछा। बूढ़ी औरत एक कुर्सी खींचकर अरमान के बिस्तर के पास बैठ गई। इस हवेली का एक काला इतिहास है बेटा। यहां बहुत साल पहले एक खूबसूरत औरत रहती थी, रूबी। उसके पति ने उसे बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को इसी हवेली में छुपा दिया। तब से रूबी की आत्मा इस हवेली में भटक रही है। अरमान की आंखें डर से फैल गई। तो वह आवाज, वह हंसी, वह रूबी थी? हाँ बेटा, वह रूबी ही थी। वह तुम्हें यहां से नहीं जाने देगी, बूढ़ी औरत ने कहा। मैं यहां से जाऊंगा, मुझे इस हवेली के रहस्य को सुलझाना है। मुझे रूबी की आत्मा को शांति देनी है। बूढ़ी औरत ने एक ठंडी सांस ली। अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें हवेली के पुराने हिस्से में जाना होगा। वहां तुम्हें रूबी की डायरी मिलेगी। उसमें लिखी बातों से तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अरमान बिस्तर से उठा और हवेली के पुराने हिस्से की ओर चल पड़ा। बूढ़ी औरत की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी, पर उसके मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। उसे इस रहस्य को सुलझाना था, चाहे कुछ भी हो जाए। अरमान ने हवेली के सबसे पुराने कमरे का दरवाजा खोला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ एक टूटी हुई खिड़की से आती चांदनी से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। अरमान ने एक दिया जलाया और कमरे में चारों ओर देखा। उसे एक पुरानी मेज पर एक किताब दिखाई दी। उसने किताब उठाई और उसे खोला। यह रूबी की डायरी थी। अरमान ने डायरी के पन्ने पलटने शुरू किए। डायरी में लिखी बातों से उसके रोंगटे खड़े हो गए। रूबी की जिंदगी की कहानी, उसके पति के अत्याचार और उसकी मौत का दर्दनाक सच, सब कुछ डायरी में लिखा था। अचानक अरमान को रूबी की आवाज सुनाई दी। मुझे इंसाफ चाहिए अरमान, मुझे शांति चाहिए। अरमान ने डरते हुए चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा की सनसनाहट और रूबी की आवाज, जो अब और भी तेज हो गई। अरमान डायरी लेकर हवेली के उस कमरे से बाहर निकला जहां रूबी की आत्मा ने उससे बात की थी। हवा और तेज हो गई थी, मानो रूबी की आत्मा उसके साथ चल रही हो। अचानक उसके पीछे का दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे अरमान एक बार फिर चौंक गया। अरमान ने डायरी के पन्ने पलटते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। डायरी में लिखी रूबी की व्यथा, उसके पति के क्रूर व्यवहार और उसके साथ हुए अन्याय की कहानी अरमान के दिल को छू गई। उसे रूबी के लिए सहानुभूति होने लगी और उसने ठान लिया कि वह रूबी को इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। अरमान हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां दीवारों पर हवेली के पुराने मालिकों की तस्वीरें लगी थीं।
अचानक उसे लगा जैसे तस्वीरों में हलचल हो रही है। रूबी के पति की तस्वीर में उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभर आई और उसकी आंखें अरमान को घूरने लगी। अचानक बिजली कड़की और हॉल में अंधेरा छा गया। अंधेरे में अरमान को रूबी की चीख सुनाई दी। उसने डायरी को कसकर पकड़ लिया और अपने चारों ओर देखने लगा, पर उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। अरमान को लगा जैसे कोई उसके चारों ओर घूम रहा है। फुसफुसाहट और कदमों की आहट उसके करीब आती जा रही थी। अचानक एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। कौन है वहां? अरमान घबराकर चिल्लाया। मैं हूं रूबी, मुझे इंसाफ चाहिए। रूबी की आवाज हवा में गूंज उठी। हॉल में फिर से रोशनी हुई और अरमान ने देखा कि रूबी का साया उसके सामने खड़ा है। रूबी का चेहरा पीला और आंखें लाल थीं। उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। रूबी, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, अरमान ने कहा। मेरे पति ने मुझे मारा था। उसने मेरी लाश को हवेली के पीछे दफना दिया था। उसे सजा मिलनी चाहिए। रूबी की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। अरमान ने डायरी को अपनी जेब में रखा और हवेली के पीछे की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि उसे रूबी के पति की लाश ढूंढनी है और उसे इंसाफ दिलाना है। अरमान ने हवेली के पीछे एक सुनसान जगह पर एक टीला देखा। उसकी नजर रूबी की डायरी के एक पन्ने पर पड़ी जिसमें एक नक्शे जैसी आकृति बनी थी। यह वही जगह थी। उसने बिना समय गवाए पास पड़ी एक कुल्हाड़ी उठाई और मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। बारिश तेज हो गई थी, मानो आसमान भी रूबी के दर्द में शामिल हो रहा हो। कुछ देर की मशक्कत के बाद कुल्हाड़ी किसी सख्त चीज से टकराई। अरमान ने घबराते हुए मिट्टी हटाई और उसके सामने एक कंकाल नजर आया। यह रूबी का कंकाल था। अरमान के रोंगटे खड़े हो गए, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कंकाल को सावधानी से बाहर निकाला और उसे एक सफेद चादर में लपेट दिया। अगली सुबह अरमान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने हवेली की तलाशी ली और रूबी के पति के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए। रूबी के पति को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उसके किए की सजा मिली। हवेली में अब शांति थी। रूबी की आत्मा को इंसाफ मिल चुका था। अरमान ने रूबी के कंकाल को पूरे सम्मान के साथ दफनाया और हवेली से विदा ले ली। अरमान कार में बैठकर हवेली से दूर चला गया। हवेली अब उसके पीछे एक धुंधली सी परछाई बनकर रह गई थी, पर वह हमेशा इस हवेली और रूबी की कहानी को याद रखेगा। हवा में एक आवाज गूंजी, धन्यवाद अरमान। यह रूबी की आवाज थी जो अब शांति और सुकून से भरी थी। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।